हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे थे मैथ के अंदर अंकगणित और अंकगणित के अंदर हमने औसत पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे प्रतिशतता के बारे में। प्रतिशतता क्या होती है? अंकगणित के अंदर प्रतिशतता क्यों मायने रखती है? क्योंकि अंकगणित के अंदर प्रतिशतता और जो हमारी औसत अनुपात समानुपात वाली प्रश्नावली होती है वो लगभग अंकगणित के अंदर हमारा लगभग 80% जो पार्ट होता है अंकगणित का वो सिर्फ दो प्रश्नावलियाँ कवर करती हैं। एक सिर्फ प्रतिशतता और एक अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटिव रहती हैं। दोनों प्रतिशतता और अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात वही चीज़ें होती हैं जो प्रतिशतता के अंदर हम काम में लेते हैं। और या अनुपात समानुपात पहले पढ़ लें तो हम प्रतिशतता निकाल सकते हैं, प्रतिशतता पहले पढ़ सकते हैं तो हम अनुपात समानुपात को आसानी से निकाल सकते हैं। अंकगणित के अंदर जैसे प्रतिशतता क्या होती है? प्रतिशतता का सीधा अर्थ होता है कि कोई भी संख्या जो प्रति 100 के ऊपर कोई संख्या का मान कितना है वो हमको कहलाती है प्रतिशतता। जैसे कि हम मान ले 8%। 8% का मतलब यहाँ पे हम मानते हैं कि प्रति 100 के ऊपर कोई संख्या 8 है। अर्थात अगर पूरा डिवाइडेड अगर पूरी चीज़ का हम टुकड़ों में विभाजित करें तो प्रति 100 टुकड़ों के अंदर वो संख्या 8वां भाग रखती है, मतलब 8 भाग उस संख्या के हैं। तो प्रति 100 के ऊपर कोई भी संख्या का हम कोई मान निकालते हैं तो वो हमको कहलाता है प्रतिशतता। उसी प्रकार से जैसे कि इस चीज़ को हम अलग से मान के चलें, जैसे कह दें कि 400 पर 400 का 8% या 400 का 5% कुछ भी, तो 408% का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसको बेस के रूप में मान के चलें तो 400 के 100 के 4 टुकड़े मानते हैं। हमने 100 के 4 टुकड़े किए, प्रत्येक पर 8%, तो हम कह सकते हैं या तो इसको इस मान कर लेंगे। ये हमारा बेसिक रूप होता है कि प्रत्येक 100 पर 8, तो ये हो जाएगा 400 पर 8 का मतलब कितना हो गया? 8 चौके 32, क्योंकि 4 बार आ रहा है तो 8 हो जाएगा 4 बार गुना, ये हो गया 32। या फिर इसको अलग रूप से हम निकालें तो हम इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि 400 पे 8% यानी कि 100 पर हो गया 8, और इसको हम निकाल सकते हैं 8 चौके 32, अर्थात 400 का 8% होता है 32। या फिर इसको आधारभूत तरीके से हम समझें तो ये यहाँ पे क्या होता है कि 100 पर 8 के 4 हिस्से हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका सिंपली रूप से यहाँ से हम एक प्रतिशत का सूत्र निकाल सकते हैं कि कोई भी दिया गया परसेंट सदैव 100 पे ऊपर निकलता है, अर्थात 1/100वां रूप होता है। कोई भी हमको परसेंट दे रखा है, अगर 4% का मतलब हमको पूछ ले तो 4% का मतलब हम बता सकते हैं कि 100 पर 4, अर्थात 4/100। ये इसका हो जाएगा भिन्न रूप। जो हम अंकगणित के अंदर दूसरी चीज़ का हम चर्चा कर रहे थे, अनुपात और समानुपात, तो वो अनुपात समानुपात पूरा का पूरा निर्भर होता है भिन्न वाली संख्या पे। अर्थात कोई भी संख्या का अनुपात होता है, जैसे पूछ रहे कि 4:9 अगर दे रखा है तो ये बोल रहा है कि 9 के ऊपर 4, ये 4/9 लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार से ये जो चीज़ होती है वो निकल के आती है भिन्न से, अर्थात भिन्न और प्रतिशत के अंदर भिन्न का रूप और अनुपात समानुपात के अंदर भिन्न का रूप ये लगभग सेम रहता है। अर्थात ये दोनों अगर प्रश्नावलियाँ हमने अंकगणित के अंदर पढ़ ली तो लगभग हमारा जो भी कोर्स होता है वो कंप्लीट 80% तक हम इस अंकगणित का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, सिर्फ इसी बेस के आधार पर, इसी चर्चा के ऊपर। तो ठीक है, हम आगे चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर। जैसे क्वेश्चन करेंगे उसी प्रकार से और अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि 20% का भिन्न रूप क्या होगा। हमने यहाँ पे प्रतिशत के ऊपर प्रतिशत के लिए हमने एक सूत्र निकाला था कि कोई भी संख्या का दिया गया प्रतिशत जो होता है वो संख्या का 1/8 रूप होता है। 100 संख्या का होता है 1/100। तो यहाँ पे हमको दे रखा है कि 20% का भिन्न रूप क्या होगा। 20% दे रखा है यहाँ पे, तो 20% का भिन्न रूप अगर हम देखें तो यहाँ पे भिन्न रूप हो जाएगा 20/100। सिर्फ हमको यहाँ पे भाग लगाना होता है 100 का, क्योंकि कोई भी परसेंट दिया गया हो वो हमें किस पे दे रखा होता है? 100 के ऊपर, तो हमें 100 का सिर्फ भाग लगाना होता है। अगर ये चीज़ यहाँ पे ऐसे पूछ ले अगले में कि 1/3 का प्रतिशत रूप में कितना मान होगा, अगर इसको हम प्रतिशत बनाएं तो हमको दे दी भिन्न और इसको बनाना होता है हमको प्रतिशत, अर्थात 1/3 का अगर 100वें भाग के रूप में हम प्रतिशत के रूप में अगर निकालना चाहें तो कितना होगा? तो हम बोल सकते हैं कि 1 आ रहा है किसके ऊपर? 3 के ऊपर, अर्थात अगर किसी संख्या के 3 पार्ट हैं तो उसका 1 पार्ट हमको दे रखा है, बाकी बच के 2 पार्ट।
तो हम कह सकते हैं कि अगर इसको परसेंट के रूप में निकालें तो हम इसको गुणा कर देंगे 100 भागों के रूप में, तो ये आ जाएगा 1/3 गुणा 100, 100/3 बराबर आ जाएगा 33.3%। ये हमारा प्रतिशत रूप में आ जाएगा। अगर भिन्न संख्या दे रखी हो तो हमको गुणा करना होता है 100 से, और अगर हमको प्रतिशत दे रहा हो तो हमको भाग देना होता है 100 का। बस इतना सा फर्क होता है प्रतिशत को भिन्न रूप में और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख जिसे दे रखा है कि 1/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। तो 1/5 वही चीज़ हमको दे रखी है कि यहाँ पे भिन्न रूप दे रखा है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमको पता है कि किससे गुणा करना पड़ता है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ पे दे रखा है 1/5, गुणा कर देंगे इसको 100 से, ये हो जाएगा 20 से 5 100, तो ये हो जाएगा 20%। अगर इसने ये दे रखा है किसी भिन्न के रूप में तो उसको गुणा करके हम निकाल सकते हैं प्रतिशत रूप में। 1/5 का अर्थ ये हो गया कि अगर पूरा कुल हिस्सा 5 है तो उसके अंदर एक हिस्सा कंप्लीट है और बाकी 4 हिस्से बचे हुए हैं, अर्थात 5 का एक हिस्सा, और वो हमको प्रतिशत रूप में बताना है कि वो हिस्सा अगर प्रतिशत रूप में होगा तो कितना होगा। सेम इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75% का अनुपातिक रूप क्या होगा। 75% का अनुपातिक रूप हमको बताना है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उस किसी भी दी गई संख्या को हम गुणा कर देते हैं 1/100 से। उसको हम गुणा कर देंगे 1/100 से, तो ये चीज़ आ जाएगी 75% गुणा 1/100। 75 और 100 दोनों 25 से करते हैं, ये 3 बार, ये हो जाएगा 4 बार। तो ये अनुपातिक रूप या परसेंट रूप आ जाएगा 3/4, और उसने पूछा है कि अनुपात कितना हो जाएगा। तो अनुपात हम बता सकते हैं कि ये दोनों हो जाएंगे 3:4 में, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम 75/100 सीधा भी कर सकते हैं, क्योंकि परसेंट ये है 100 है और ये पूरा कंप्लीट 100%। 100% के बेस पे 75% कितना अनुपात में है, तो ये से भी सीधा कटता है 3:4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2:5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। इसने बस इस क्वेश्चन को वापस घुमा के दिया है, अर्थात 2:5 का पहले हम भिन्न रूप बनाएंगे, तो इसका भिन्न रूप हो जाएगा 2/5, और इसका हमको बनाना है प्रतिशत रूप। तो 2/5 का प्रतिशत अगर हम बनाएंगे तो हमको पता है कि इसको प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 40%। क्योंकि ये होता है कंप्लीट रूप में हमको दे रखे हैं 2:5, कुल मिला के 5, और उनके अंदर 2 चीज़ें पूर्ण रूप हैं, 3 रूप खाली दिया गया है। अर्थात ये दिया गया है अगर 5 पूर्ण रूप है और 5 को हमने मान लिया जैसे कि 5 बराबर हम कह सकते हैं कि 100% है। तो अगर हम एक रूप बनाएंगे, अगर ये संख्या का मान 1 रखें तो 1 का मान आएगा, 1 का मान यहाँ से आ जाएगा 100 में हमको भाग लगा देंगे 5 का, तो 1 का मान आ जाएगा 20%। तो अगर 1 का मान 20 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 20 × 2 बराबर 40%। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बताइए कि बी की आय इससे कितने % है। ए की आय इसने दे रखी है बी से 20% अधिक, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, जैसे कि माना बी की आय 100 मान लेते हैं, और तब ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय यहाँ पे इसने दे रखा है 20 से 20% अधिक अगर है तो ये हो जाएगी 120, क्योंकि 100 पर हम अगर 20% निकालेंगे तो वो आएगा 20, सीधा सीधा आएगा। 100 पर 20% का मतलब होता है 20, और 20 ज़्यादा है, इसका मतलब कि इसकी आय हो जाएगी 120। तो हमको बताना है कि बी की आय ए से कितने % है, ए की आय से कितने % है। आई थी 100 और ए की आय हमारे पास आई थी 20, तो बी की आय ए की आय से इसने % पूछा है, अर्थात इसने इसकी आय से कितने % की कमी है या कितने % की वृद्धि है, ये चीज़ पूछी है हमको। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको करेंगे,
ये इसमें अंतर आ रहा है 20 रुपये का, अर्थात अंतर कितने का आ रहा है 20 रुपये का। और आ किस पे रहा है, एक ही आय के 120 रुपये पे, 20 रुपये का अंतर आया 120 रुपये पे, अर्थात ये 2 से कट जाएगा 1/6 गुना 100। 100 के अंदर 6 का भाग लगाएंगे हम, आएगा 1, और उसके बाद में आ जाएगा 4 6 36 और बच गया 4/6%। इसको और काट सकते हैं 2/3%, अर्थात उसकी एक की आय से 16 से ही 2/3% बी की आय क्या है, कम है। अर्थात बी की आय, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, परंतु बी की आय ए की आय से 16 से ही 2/3% कम होगी। यहाँ पे देखो जो जैसे क्वेश्चन दे रखा है इसने कि चीनी की मूल्य में 20% की वृद्धि होगी तो खपत को कितने % कम कर देगी, खर्च अपरिवर्तित रहे। चीनी का पहले मूल्य था, चीनी का मूल्य अगर हम पहले मान लें, जैसे कि यहाँ पे हम 100 मान के करें, चीनी का पहले मूल्य बराबर मान लेते हैं कि 100। अब अगर 20% की वृद्धि होगी तो चीनी का मूल्य कितना हो गया, मूल्य क्योंकि 20% की वृद्धि होगी तो हो गया 120। तो हमको बताना है कि खपत को कितने % कम कर दें कि हमारा खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित। इसमें यहाँ पे इसने दे रखा है कि कितने रुपए का मूल्य बढ़ गया है, 20 रुपये का। तो हमको बस इतना सा करना है कि हमको ये एक्स्ट्रा 20 रुपये तो खरीदना है नहीं, ये 20 रुपये की चीनी हमको नहीं खरीदनी है। और कितने रुपये पे आ रही है, वर्तमान मूल्य कितना चला है उसका, 120 रुपये। अर्थात कोई भी चीज़ को हम जब निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अंतिम जो मूल्य होता है, जो अंतिम मूल्य होता है, उस मूल्य पर जो भी चीज़ का हमको खपत, कमी या वृद्धि करनी है, ये चीज़ें हमको अंतिम मूल्य पर निकालनी होती है। ठीक है, तो अंतिम मूल्य यहाँ पे हमको 120 आया है, तो उसमें से हमको 20 रुपये की कमी करनी है ताकि जो भी हमारा खर्च रहे वो अपरिवर्तित रहे। तो ये आ जाएगा, और इसको हमको प्रतिशत में निकालना है तो गुना कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 1/6, और वापस वही का वही मान आएगा 16/2 से ही 2/3%। अर्थात हमको इतनी कमी करनी पड़ेगी मूल्य के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो भी खर्च रहेगा वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित। ठीक इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी अगर 10% महंगी हो जाए तो खपत को कितनी % कम करें। और हमको साथ में ये भी करना है कि खर्च महंगी तो हो ही, दूसरी बात खर्च 10% कम लगे। अर्थात हम इसमें भी उसी प्रकार से करके देखते हैं कि चीनी का मूल्य पहले हम मान लेते हैं कि चीनी का जो मूल्य था, पहले जो मूल्य था बराबर मान लिया 100। खपत को हमको करना पड़ेगा कम। चीनी का जो वर्तमान मूल्य आ गया वो कितना आ गया, चीनी का जो मूल्य अब चल रहा है वो कितना हो जाएगा, 110 रुपये। अर्थात कितने की वृद्धि हो गई, 10 रुपये की। परंतु हमको और क्या करना है कि 10% कम करना है। अर्थात 100 रुपये का खरीद रहे थे, अब हमको खरीदना है 90 रुपये का, और वर्तमान जो मूल्य चल रहा है वो चल रहा है 110 रुपये। अर्थात हमको 20 रुपये कम की चीनी खरीदनी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि खपत को कम करने के लिए, 10% कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 20 रुपये की चीनी कम खरीदनी पड़ेगी, और को खर्च किस पे लग रहा है, 110 रुपये। अर्थात वर्तमान मूल्य के ऊपर हम 20 रुपये की चीनी कम खरीदेंगे। अर्थात 2 सही 110, 2/110 गुना 100, तो यह आ जाएगा 200/11 बराबर आ जाएगा 18 सही 2/11%। अर्थात मूल्य अगर हमको 10% कम खर्च करना है पहले की अपेक्षा, तो हमको खपत को 18 सही 2/11% कम करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रवि के वेतन को 20% बढ़ाया, फिर 10% घटा दिया, तो अब वेतन में कितने % का परिवर्तन हुआ। माना कि इसमें सेम वही चीज़ कि रवि का मूल्य जो वेतन पहले दे रहे थे वो 100 रुपये दे रहे थे उसको, फिर उसको बढ़ा कर कितना कर दिया है, प्लस के 20% बढ़ा दिया, तो उसका वेतन हो गया 120%। फिर उस वेतन को वापस क्या कर दिया उन्होंने, 10% घटा दिया, अर्थात जो 100 रुपये था 100 का 90 कर दिया उन्होंने, और वो वेतन कितना किससे किया है उन्होंने, इस जो वर्तमान वेतन मूल्य से। अर्थात 120 वर्तमान था, उससे उन्होंने घटा दिया है 10%, तो बच गया कितना, मतलब कि जो मूल्य रह गया वो कितना रह गया, अगर पूरा 100 होता है तो मूल्य उसका रह गया 90। तो वर्तमान जो मूल्य था उसको 90 दे रहे हैं, 120 का 90/100 गुना,
तो इसको अगर हम करें तो दोनों इससे 2 बिंदु कट जाएंगे और बच कितना जाएगा 12 9 108। अर्थात उसको पहले दे रहे थे 100, 20% बढ़ाया, 10% पुनः घटाया और अंतिम जो मूल्य निकल के आया वो हमारे पास आया 108 रुपये। 108 रुपये का मतलब क्या हो गया कि 8 रुपये किस पे मिल रहे हैं 100 रुपये पे गुना 100। तो वर्तमान मूल्य की जो वेतन था उसके मूल्य से कितने % का परिवर्तन हुआ। तो वर्तमान मूल्य जो पहले दे रहे थे वो लिख दिया नीचे, गुना कर दिया 100 बराबर परसेंट के अंदर आ जाएगा ये 8%। तो सिर्फ उसका कितना परिवर्तन हुआ है 8% का। जो भी चीज़ दे रखी हो घटाने की, अगर इस प्रकार का हमको किसी भी अंदर जैसे लाभ हानि के क्वेश्चन होंगे या फिर और कोई भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, इसके अंदर जो भी % बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर घटाना बढ़ाना, इस प्रकार की कोई भी चीज़ दे रखी हो तो हम उसको सदैव 100 से डायरेक्ट गुना करके करेंगे। अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वर्तमान में उसको 120 दे रहे हैं, फिर उसको घटा दिया, 10% की कमी कर दी, पहले इसको 10% की कमी निकालेंगे तो हमको पता चला ये जो कमी आई वो कितना आई 12 रुपये। तो हम कह देंगे कि अब 108 रुपये हो गई उसकी, यानी कि 10% कमी करेंगे, वापस इसमें से घटाएंगे इस 12 को 120 में से। तो इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये 108 आया और ये चीज़ भी 108 आई, इस प्रकार से करने पर। तो इसको हम बजाय हम अगर सीधा उसको करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्यंजक ए बी में 2 को 10% बढ़ाया, अब एक को इसमें 2 की जगह आपको करना है 1 को 10% बढ़ाया एवं बी को 20% घटाया, तो व्यंजक में सकल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। व्यंजक ए बी में 1 को इसने कितना बढ़ाया है, 1 को इसने बढ़ाया है 10%, तो ये कितना हो जाएगा 110। और बी को किसने कितना किया है 20%, बी को किया है 20% घटाने पर। तो अगर ए पूरा 100 था तो इसको कर दिया 110, परंतु बी को इसने 20% घटा दिया, तो अगर बी अगर पूरा 100 था तो इसको इसने कर दिया है 80। तो इसने पूछा है कि व्यंजक में सकल परिवर्तन कितना हो जाएगा। व्यंजक में सकल परिवर्तन कुल मिला के कितना हो जाएगा। पहले ए बी था और अब कितना दे रखा है, ए बी एक को दे रहा है 110, बी को कर रखा है इसने 80 बट्टे अगर हम इसको कर दें 100 तो कितना मान आ जाएगा इसका 88। अगर ए बी का मान पहले अगर पूरा 100 आ रहा था तो अब कितना आ रहा है 88, मतलब कितने प्रतिशत का अंतर आ रहा है 12 रुपये का। और 12 रुपये की कितने किस पे आ रहा है ये अंतर 100 रुपये पे, अर्थात 12 रुपये का अंतर आ रहा है 100 पे। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है 12% का परिवर्तन हो रहा है। इतना कुछ हार्ड था नहीं, कुछ भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी जीवे के अंदर चलते हैं। सिर्फ आपको इतना सा देखना है कि परसेंट बेस अगर दे रखा कोई भी चीज़ को तो हमको डायरेक्ट उसको 100 की बेस पे लेना है। प्रतिशत अगर 100 के ऊपर ही लेना है क्योंकि ज़्यादा इजी वो 100 पे रहेगा। अगर हम इसको 1 पे लेंगे या 10 पे लेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा डिवाइड हो जाएगी, यानी कि वो ज़्यादा छोटी हो जाएगी, पॉइंटों में उत्तर आएंगे और दशमलव के रूप में उत्तर आने पर हम क्या हो सकते हैं कन्फ्यूज हो सकते हैं। इससे ज़्यादा बेटर काम रहता है कि कोई भी संख्या हमको दे रखो तो डायरेक्ट उसका मान हम सीधा मान लेते हैं 100 के ऊपर जो भी चीज़ हम मानेंगे वो रह जाएगी ईजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक आयत की लंबाई को इसने घटा दिया 20% और इसकी चौड़ाई को कितनी प्रतिशत बढ़ा दें कि क्षेत्रफल क्या रह जाए अपरिवर्तित रह जाए। तो इसके लिए हम करते हैं, देखो आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अर्थात इसने लंबाई और चौड़ाई को पहले दे रखा था 100 मान के चले हम कि पहले लंबाई जो थी वो अगर 100 थी तो अब लंबाई सिर्फ कितनी बची है, अब लंबाई बची है वो कितनी बची है 80, क्योंकि 20% घटा दिया। चौड़ाई हमको देने रखी कि चौड़ाई को कितना प्रतिशत चेंज करें कि उसका जो क्षेत्रफल था वो
वह का वही रहे जो कि पहले था। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर उसका क्षेत्रफल पहले 100 था तो लंबाई गुणा चौड़ाई बट्टे 100 बराबर कितना आना चाहिए हमारे पास में 100। मतलब कि अगर लंबाई गुणा चौड़ाई जो क्षेत्रफल हमको ये मान आ रहा था वो अगर हमको पहले 100 आ रहा था तो अब भी हमारे पास वो मान कितना आना चाहिए 100। और प्रतिशत के अंदर दे रखा है क्योंकि ये हमारे पास प्रतिशत के अंदर नहीं है और ये हमको प्रतिशत के अंदर दे रखा हो तो हमको ये बेस के ऊपर रखना है कि लंबाई और चौड़ाई को गुना करके और प्रतिशत हटाने के लिए हमको इसका भाग लगाना है 100 का। ठीक है, तो ये इस बेसिस पे दे रखा है 100 में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा, ये 100 इधर से के गुणा हो जाएगा 100 गुणा 100 और ये इधर गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, बच गया 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, मान आएगा 1000 बट्टे 8 बराबर आ जाएगा 125। बी का मान आ रहा है 125। 125 का मतलब क्या हो गया कि अगर बी को हम एक लंबाई की तरह मानते हैं 100 तो बी का मान कितना हो जाएगा 125। तो हम कह सकते हैं कि 100 से कितना परसेंट वृद्धि करने पर आएगा ये मान 25% की वृद्धि। तो हम कह सकते हैं कि चौड़ाई को अगर हम कितना बढ़ा दें 25% बढ़ा दें और लंबाई को हम अगर 20% घटा दें तो उसका क्षेत्रफल उतना ही रहेगा जितना कि पहले था। बस आगे चलते हैं। एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाने पर निम्न चीज़ों पर क्या असर पड़ेगा। वर्ग की भुजा बढ़ा दी हमने 10%। वर्ग की भुजा 10% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हम यहाँ पे जानते हैं कि भुजा गुणा भुजा, ये वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया, अगर वर्ग की भुजा 10 थी मान लेते हैं या 100 थी तो ये इसका क्षेत्रफल था ये, परंतु इसने यहाँ पे क्या कर दिया क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, अब कर दिया 110 गुणा 110 तो ये मान आ गया 121। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहा है इसको। तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ गया, अगर पहले 100 था तो अब ये हो गया 121, तो मान में कितना परिवर्तन आ गया, ये 2 शून्य और भी लगा सकते हैं हम इसको डायरेक्ट भी। तो ये 100 इतना आ रहा है। अगर इस चीज़ को इस प्रकार से और एक्स्ट्रा रूप में लिखें तो ये अनुपात रूप में लिखेंगे, ये ऊपर वाला अनुपात, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 शून्य हो गई, ये शून्य हो गई, इसे 2 कट गया 121, ये 100 आ गया मान, मतलब कि पहले 100 था अब आ रहा है 21। तो कितनी % की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है 21%। ये चीज़ समझ में आ गई हमारे। परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप जो होता है बराबर होता है 4 गुणा हो जाती है भुजा। भुजा पहले थी 100 तो आ रहा था 400, परंतु अगर भुजा को हमने अब 110 कर लिया तो ये हो रहा है 440। कुल मिला के कितना परिवर्तन आ रहा है यहाँ पे, $440। इसके अंदर कितना आ गया 40 का, किस पे आ रहा है ये 400 पर गुणा कर दें 100, ये 4 से 4 कैंसिल, बराबर कितना हो गया 10%। मतलब कि परिमाप जो आएगा क्षेत्रफल यहाँ पे हमको आ गया था 21% की वृद्धि। दूसरा था परिमाप जो आएगा हमारे उसमें आएगी 10% की वृद्धि, ये वृद्धि हो गई। और किसी को विकिरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विकिरण पर प्रभाव के लिए हमने इसको देखते हैं कि विकिरण क्या होता है। ये वर्ग है, ये इसका विकिरण है, ये भुजा होगी ए, ये भुजा हो गई ए, इन दोनों को इसने बढ़ा दिया 10% यानी कि 110 कर दिया है। विकिरण का जो सूत्र होता है, क्योंकि इसके अंदर समकोण त्रिभुज वाला जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसका मान से अगर हम निकालेंगे तो ये लंब हो गया, ये विकिरण हो गया, तो इसका जो आएगा वो आएगा ये भुजा और इन दोनों भुजाओं का योग। तो दोनों भुजा सेम है, a² + a²
तो ये हो जाएगा √2a², या इसको मान सकते हैं √2 गुणा a या गुणा भुजा। पहले भुजा 2 थी, उसके हिसाब से अब जो विकिरण आएगा वो कितना आ जाएगा, अब हो गया है भुजा 110 √2, और पहले जो मान था वो आ रहा था हमारे पास 100√2। ये 110, ये 100, मान में कितना परिवर्तन आ रहा है, 10 का परिवर्तन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विकिरण है उसमें भी परिवर्तन कितना आएगा, 10% की वृद्धि। इस चीज़ से एक चीज़ सिद्ध हो गई है कि किसी भी वर्ग के अंदर, किसी भी भुजा के अंदर कोई परिवर्तन होता है तो उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होती है, उसका परिमाप में 21% की नहीं, मतलब कि क्षेत्रफल अलग रूप से चेंज होता है, जबकि परिमाप और विकिरण सदैव समान रूप से परिवर्तन होंगे। मतलब विकिरण और जो परिमाप होता है वर्ग का वो समान रूप से परिवर्तित होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार का। एक वर्ग के परिमाप को अगर 10% घटा दें तो उसकी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विकिरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परिमाप और हमने विकिरण देखा था कि परिमाप और विकिरण सदैव समान रूप से चेंज होते हैं, अर्थात इसका विकिरण भी 10% घटेगा। इसकी भुजा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भुजा सेम टू सेम रहती है इसके अंदर, क्योंकि हमने उस क्वेश्चन में घटाया था 10%, तो 10% परिमाप के अंदर परिवर्तन आया था और 10% किस में आया था, विकिरण। अर्थात एक चीज़ का नया सूत्र बन गया हमारे पास यहाँ पे कि अगर वर्ग की भुजा में कोई परिवर्तन होता है, भुजा में कोई प्रतिशत परिवर्तन होता है तो उसका परिमाप व विकिरण समान रूप से क्या रहते हैं, समान रूप से परिवर्तित होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये भी 10% घटेगा और ये भी 10% घटेगा, ये दो चीज़ तो फिक्स हो गई है। बच गया क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, परिमाप को हमने घटा दिया है 10%, यानी कि उसकी भुजा में कितना परिवर्तन आ गया, 10% का, और भुजा में 10% का परिवर्तन आ जाने पर ये हो जाएगा 90। पहले 100 थी तो अब हो गया 90/100 बराबर कितना आ गया, 90 आ जाएगा 81। ये आ जाएगा 81, पहले था 100 अब आ गया 81। कुल मिला के कितना प्रतिशत का कमी हो गई है इसमें, 19% की कमी। तो वर्ग के अंदर सदैव दो चीज़ें सेम, तीन चीज़ें आपस में बराबर चलती हैं और एक चीज़ का परिवर्तन आता है, वो किस में आता है, क्षेत्रफल के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समान चतुर्भुज को 20%, चतुर्भुज के आधार को 20% घटा दिया तो उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दें कि उसका क्षेत्रफल क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। इसके अंदर क्या दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पहले चोट को तो हम समांतर चतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है हमको, क्षेत्रफल। जो उसका सूत्र होता है वो कितना होता है, ये आ जाता है आधार गुणा ऊंचाई। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का हो जाएगा सूत्र। तो पहले अगर हमने आधार को कितना माना है, 20% की क्या कर दें, कमी कर दें, तो ये आधार का क्षेत्रफल जो आधार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80। ऊंचाई h को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि जो इनका क्षेत्रफल का मान रहे, वो दोनों का क्षेत्रफल का मान क्या रहे, समान रहे। ठीक है, तो हम इसको सूत्र से करेंगे कि अगर हमने आधार को कर दिया है 80 गुणा ऊंचाई को हमको पता नहीं कितना करना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना रहना चाहिए, 100। ये चीज़ हमने किसके बेसिस पे किया है, परसेंटेज बेसिस पे, यानी कि 80%, यानी कि 20% घटाने के कितना मान आएगा 80, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी h/100। तो इन दोनों का हमने क्या कर दिया, गुणा 80 गुणा h/100, और ये किसके बराबर आना चाहिए, जो पहले वाला पर जो क्षेत्रफल है उसके
बराबर, तो कितना आ जाएगा 80 गुणा h, ये गुणा हो जाएगा इससे, एक शून्य से एक शून्य काट दिया, तो h बराबर कितना आ जाएगा 100 गुणा 10/8 बराबर 1000/8 बराबर आ जाएगा 125। वही संख्या आ गई जो हमने पहले निकाला था, 125, और हमने पहले माना है इसको 100, तो 125 का मतलब कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई, उसमें 32% की क्या करनी पड़ेगी ऊंचाई के अंदर हमको वृद्धि। ये सेम वैसा ही चल रहा है कि आयत वाला है, क्योंकि आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगभग क्या रहता है, समान रहता है। बस फर्क इतना होता है कि इसके अंदर सभी कोण क्या नहीं होते, 90 डिग्री के नहीं होते, और आयत में सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। बस इतना सा फर्क होता है, उसके अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है और उसके अंदर होता है आधार गुणा ऊंचाई। एक त्रिभुज की ऊंचाई को दे रखा 30% बढ़ा दे तो उस आधार को क्षेत्र कितना करना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसने क्या बोला है कि अपरिवर्तित रहे। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं कितना होता है, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा, ये इसमें भी बस इतना सा 1/2 आ जाता है आधार गुणा ऊंचाई। बस इस चीज़ को करना है हमको। यहाँ पे क्षेत्रफल पहले हमको दे रखा है 100, और अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई हमको दे रखी है 30% वृद्धि, अर्थात ऊंचाई हो जाएगी 130, और आधार जो हमको है वो हमको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ से कि पहले जो ऊंचाई थी उसकी वो कितनी थी, ऊंचाई थी 100 गुणा ये आधार, और अब कितनी दे रखी है उसने, एक बट्टा 2 गुणा ऊंचाई हो जाएगी 130 गुणा आधार को परिवर्तन करना है हमको, तो इससे आ जाएगा हमारे पास में 100 गुणा 10/13, हजार बटे 13 कितने प्रतिशत कम कर दें ताकि क्षेत्रफल क्या रहे, अपरिवर्तित। तो इसको कितना आ जाएगा, इसके अंदर हम कर देंगे 13 का भाग लगाएंगे इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 13 संति 91 उसके 9 6 78 और बच के 12/13। ये चीज़ को हमको घटाना पड़ेगा 100 से, मतलब कि ये चीज़ जो प्रतिशत के अंदर भिन्न के रूप में आई है इसको हमको घटाना पड़ेगा 100 से, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि 1000/13 को हम घटा सकते हैं सीधा 100 से, क्योंकि हम यहाँ पे कमी कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या लिखेंगे हम, 100 से कमी कर रहे हैं कितने की, कितने प्रतिशत की कमी कर रहे हैं, तो इसको लिख देंगे बट्टे 100 में से कितना घटाना पड़ेगा उसको, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 1000/13 बराबर कितना आ जाएगा 300/13, 300/13 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 300/13 को लिख सकते हैं 2 26 27 1/13%। मतलब कि अगर इसको हम प्रतिशत के रूप में लिखें तो ये हमको इतना प्रतिशत क्या करना पड़ेगा, आधार को कम करना पड़ेगा। हम इसको एक सीधा रूप में, ये तो हो गया लंबा रूप, एक हम इसको सीधा रूप में लिख सकते हैं कि अगर हमको पहले 100 दे रखा है और ऊंचाई अब हमको कितना कर दिया 130, तो यहाँ पे कितना प्रतिशत, कितना चेंज आ रहा है, 30 पॉइंट का क्या आ रहा है, परिवर्तन।
30 पॉइंट का परिवर्तन जो हमको आ रहा है वो किस पे आ रहा है, 130 के ऊपर, गुणा हम किसको कर देंगे, 100 से, परसेंट निकालने के हम गुणा कर देंगे 100 से। तो ये 30 पॉइंट का परिवर्तन जो आ रहा है वो किस पे आ रहा है, 130 पे। अर्थात पहले 100 था, अब हम ऊंचाई कितनी कर दी, 130। 30 पॉइंट का कमी 30 पॉइंट का क्या आ रहा है वृद्धि, वो किस पे आ रहा है, 130 पे। तो मतलब जितने प्रतिशत या जितने पॉइंट की वृद्धि हम ऊंचाई के अंदर करेंगे, उतने ही पॉइंट या उतनी उस हिसाब से हम अगर कमी आधार के रूप में करेंगे, आधार में करेंगे, तो वो क्षेत्रफल हमारा क्या रहेगा, अपरिवर्तित। तो हम इसको कह सकते हैं कि 30 पॉइंट की वृद्धि हो रही है 130 के ऊपर। तो कितने प्रतिशत की कमी करें, सेम वही प्रोसेस जो कि हमने चीनी या किसी भी चीज़ की खपत के अंदर वृद्धि इस चीज़ में किया था, तो वो चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 300/, 100 से 100 कट गया, बच क्या था 300/13। यही चीज़ आ गई 300/13 और इसका मान आ जाएगा 23 सही 1/13, 23 सही 1/13। ये प्रतिशत क्या आ जाएगा यहाँ पे, कमी। ये शॉर्ट रूप हो गया ये, और ये हो गया लंबा रूप, यानी कि हम अगर इसको इतना घुमा के करें तो इसका उत्तर यहाँ पे ये आएगा। उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, थोड़ा घटाने के अंदर इसमें थोड़ी क्या हो सकती है, हमको परेशानी हो सकती है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वो है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप को 20% बढ़ाने पर भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, उसके परिमाप को हमने क्या कर दिया, 20% बढ़ा दिया है, तो उसकी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली चीज़ तो हमको ये देखनी है, समबाहु त्रिभुज है, परिमाप बढ़ा दिया। कल हमने जब औसत के बारे में बात कर रहे थे कि एक संख्या के अंदर जितनी चीज़ की वृद्धि होती है, उसके अंदर दिए गए डाटा जो भी होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है, उतनी चीज़ की कमी, उतनी चीज़ की क्या हो जाती है, वृद्धि। तो यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप को इसने क्या किया है, परिमाप जो भी किसी भी चीज़ का होता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं की, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, ये होता है परिमाप। त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 भुजाएं समबाहु त्रिभुज के अंदर सभी भुजाएं समान रहती है, तो इसको हम सीधा भी कर सकते हैं 3 गुणा भुजा, इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो सकता है, क्योंकि सभी भुजाएं क्या है, समान। तो परिमाप को अगर 20% बढ़ा दिया, तो अब जो प्रत्येक भुजा है उसके अंदर भी क्या हो जाएगी, 20% की वृद्धि, यानी कि इस भुजा में 20% की वृद्धि हो गई, इसके अंदर 20 की वृद्धि हो गई, और इसके अंदर भी कितनी वृद्धि होगी, 20%। तो भुजाओं के अंदर कितने % की वृद्धि हो जाएगी, 20% की वृद्धि। ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज की लिए ऊंचाई जो होती है वो कितनी बढ़ जाएगी, यानी कि ये ए है और ये ए। इसके अंदर जो ऊंचाई के लिए हम सूत्र लगाते हैं वो हम ये सूत्र लगाते हैं कि 1a/2 का स्क्वायर आ जाता है ऊंचाई के लिए, और ये हो जाएगा a², ये इसका करण में से इसको घटा देंगे और इसका लगा देंगे रूट। ये ऊंचाई के लिए हमारे पास आ जाएगा सूत्र। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a² - a² बटे 2 का रूट। ये चीज़ आ जाएगी ऊंचाई के अंदर। तो ऊंचाई के अंदर अगर हम इसको प्रतिशत के रूप में निकालें, ये प्रतिशत के रूप में कितना परिवर्तन हो जाएगा, तो ये भी किसके रूप में आएगा, परिमाप के या भुजा के रूप में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे किस में परिवर्तन हो रहा है, भुजाओं के अंदर। भुजा के अंदर अगर 20% की वृद्धि होगी, तो जो ऊंचाई वाला चीज़ हम इस सूत्र से निकालेंगे, तो उसके अंदर भी जब हम इसको हल करेंगे तो कितने प्रतिशत की वृद्धि आ जाएगी, 20% की वृद्धि। यानी कि जो ए का मान जो पहले था और अब का था, उसके अंदर जब हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले 100 लिखेंगे, उसके बाद में अब मान यहाँ पे लिखेंगे 120, तो उस चीज़ को जब हम लिख के यहाँ पे हल करेंगे तो हमको लास्ट में उत्तर कितना प्राप्त होगा, 20% की वृद्धि। तो समबाहु त्रिभुज के लिए 2 चीज़ें हो जाएंगी, ऊंचाई भी सेम बढ़ेगी, भुजा भी सेम बढ़ेगी। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ किसमें परिवर्तन आएगा, क्षेत्रफल के अंदर। क्षेत्रफल के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, क्षेत्रफल, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, √3/4 गुणा भुजा। ये किसका सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो पहले जो क्षेत्रफल जो हमके पास प्राप्त हो रहा था वो कितना हो गया,
पहले जो हमारे पास, अगर हम मान लें कि पहले अगर हमारे पास में आ रहा था 100, तो अब हमारे पास में कितना आएगा, 3/4 गुणा 80 गुणा 80/100। तो कितना बच गया हमारे पास में, 64। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में कमी आई है वो कितने लोग, 100 में से 64 को अगर घटाते हैं तो कितने की कमी आ जाएगी, 36% की कमी। तो हमारे पास क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी, 36% की कमी। अगर हम किसी भी परिमाप को 20% घटा दें तो भुजा के अंदर परिवर्तन आएगा 20%। अगर संभव त्रिभुज की भुजा 20% घटा दे तो उसका क्षेत्रफल कितना चेंज हो जाता है, 36% कमी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इस चीज़ को हम ये से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर 36% की कमी आई है तो इस उत्तर को हम अपना जांचने के लिए हम कह सकते हैं कि 36% की हम क्या आ रही है, कमी आ रही है क्षेत्रफल के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ आनी चाहिए 3/, जो क्षेत्रफल हमारे पास में आ रहा है वो आना चाहिए हमारे पास में, अगर 100 अगर दे रखा है पहले वाला और उसके बाद में हमने भुजा गुणा भुजा जो लगाई वो उसके अंदर परिवर्तन हमको नहीं पता चल रहा है, हम सिर्फ अक्स मान के चलें अगर उसको, x/100 गुणा x/100। और हम कह सकते हैं कि अगर उसका मान हमारे पास में 64 आ रहा है, इसका मान हमारे पास में कितना आ रहा है, 64, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x² बराबर 64। 100 में से 100 कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया, 64। ये 100 इस तरफ से जाकर क्या हो जाएगा, गुणा। तो x बराबर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ से हम क्या लगा देंगे, √100। तो 64 का हो गया 8 और 100 का हो गया 10, बराबर कितना आ गया, 80। भुजा कितनी आ रही है अब हमारे पास में, 80। मतलब कि हम कह रहे हैं कि भुजा के अंदर परिवर्तन हो रहा है 20% की कमी। ये चीज़ हमारे पास सीधा आ रही है। ये चीज़ हमको पता है कि अगर हम भुजा को 20% कम कर दें तो उसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो हम इस प्रकार से इस उत्तर को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि को 10% घटाने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृत्त की परिधि दे रखी है, यानी कि इसने बोल रहा है कि वृत्त की परिधि पहले जो 2πr थी वो कितनी थी, अगर हमारे पास पहले जो 2πr जो परिधि का मान आ रहा था वो हमारे पास आ रहा था 100। परिधि को हमने क्या कर दिया, 2πr को हमने क्या कर दिया है, घटा दिया है, अर्थात 2π ये चीज़ क्या रहती है, सदैव कांस्टेंट, या इसको मान सकते हैं कि ये अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि ये तो नियत रहेगी। चेंज किस में आएगा, r के अंदर। अगर r के अंदर चेंज आया है तो ये 100 था, इसका बना दिया हमने 90। तो ये 90 किसकी वजह से आया है, इस r की वजह से। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि परिधि की वजह से r का मान क्या होगा, r का मान भी क्या होगा, 10% कम होगा। अगर r का मान 10% कम हो रहा है तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वृत्त का वो क्या होता है, πr²। तो पहले अगर उसका क्षेत्रफल हम मान लें 100 तो उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी, अब आ गया हमारे पास में 90/100 गुणा 100, ये बच गया हमारे पास में 81। अगर पहले 100 था हमारे पास क्षेत्रफल में, अब हमारे पास में कितना आ रहा है, 81। तो कुल हम कह सकते हैं कि प्रतिशत में कमी अगर बताएं तो हम कह सकते हैं कि वृत्त की क्षेत्रफल में जो प्रतिशत कमी होगी वो कितनी हो जाएगी, 19% की कमी। अगर हम परिधि के अंदर 10% की कमी करें तो क्षेत्रफल 19% हमारे पास क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो ये हमारी प्रतिशत की कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। अब आगे हम और कुछ क्वेश्चन बोलेंगे और कुछ प्रतिशत के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रतिशत के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी कई सारी हमारी जो टॉपिक्स हैं वो पूरे के पूरे प्रतिशत पर डिपेंड है, जैसे कि साधारण, चक्रवर्ती ब्याज और लाभ हानि, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आएंगे हमारे प्रतिशत के अंदर। ओके, थैंक यू।